नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में, जहां हम बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आने वाला कल और कैसी उठापटक होगी शेयर बाजार में। इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव प्रकाश अग्रवाल। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। राजीव जी, सबसे पहले तो आपसे आज जानना चाहेंगे कि आने वाला ये जो सप्ताह है किस तरह की उठापटक होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल बदलने वाली है। जी, अगला सप्ताह जो हम है उसमें 14 जनवरी को सूर्य की मकर संक्रांति होगी। 14 जनवरी को उसके 2 दिन पहले या उसके बाद मुझे कई जगह भूकंप की घटनाएं होती हुई दिख रही हैं जी। भारत में भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं। साथ ही मुस्लिम राष्ट्रों में काफ़ी तनाव की स्थिति दिख रही है, जो उस स्थिति को युद्ध की तरफ भी ले जा सकता है जी। और जिससे पूरे विश्व में एक उथल पुथल की स्थिति बनेगी। मैं बता दूं, ये जो मैं घटनाक्रम देख रहा हूं, ये 14 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में कभी भी आ सकता है। साथ ही देश का जो राजनीतिक माहौल है उसमें भी कहीं ना कहीं कटुता उत्पन्न होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई घोटाला अपने देश में खुल के आ सकता है और ठंड में थोड़ी और वृद्धि हो जाएगी सूर्य के परिवर्तन के बाद, जब सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे, जिसमें कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। हल्की बारिश होगी जिसमें ओले भी पड़ेंगे। तो ये अगले सप्ताह का था ग्रहों की स्थितियां जिनका प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं ग्रहों की स्थिति के बाद कि किस तरह की ये राजनीतिक उथल पुथल और साथ ही जो परिस्थितियां बनने वाली हैं वो कैसी हैं। लेकिन राजीव जी, अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के साथ साथ मार्केट के क्या हाल रहेंगे, शेयर बाजार के क्या हाल रहेंगे। इन परिस्थितियों का मार्केट पर भी बुरा असर पड़ेगा और मैं हर एपिसोड में लोगों को सावधान कर रहा हूं कि शेयर बाज़ार में सावधान रहें, क्योंकि बाज़ार एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है जी। अब हम विशेष रूप से अगले सप्ताह की बात करें तो 9 और 10 जनवरी के बीच में थोड़ी गिरावट शेयर बाज़ार में देखने को मिलेगा। हालांकि वो गिरावट 9 तारीख को ज़्यादा हो सकती है मेरे अनुमान से, 10 को हल्की है। फिर 11-12 जनवरी को हम तेज़ी देख रहे हैं बाज़ार में और शुक्रवार को फिर वोलेटाइल से थोड़ा बियरिश मार्केट रह सकता है। और उसके बाद का जो सप्ताह है 16 तारीख से, तो मैं सारे शेयर बाज़ार में काम करने वाले इन्वेस्टरों को कहूँगा कि बहुत सावधान रहें, क्योंकि उसके बाद के सप्ताह काफ़ी खराबी स्थिति में जा सकते हैं। तो 13 तारीख के बाद लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बहुत संभाल के ले जाएं या ना ले जाएं, बचें और थोड़ा बहुत पुट ऑप्शन आप खरीद के रख लें ताकि आपको अच्छा लाभ मिले। इसके बाद हम चलते हैं सोना चांदी की तरफ, है ना। तो सोना चांदी में दर्शकों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आप नीचे में खरीद लें, पिछले हफ्ते आप देखे होंगे कि सोना में नीचे के लेवल से 1200 रुपये की तेज़ी आ गई। सोना ने 27,980 का उच्चतम स्तर बनाया। उसी तरह चांदी में भी लगभग 2000 रुपये की तेज़ी नीचे से आ चुकी है। चांदी ने 40,700 का स्तर बनाया है। अब अगला सप्ताह बात करें तो अगला सप्ताह भी थोड़ी तेज़ी का सप्ताह है और इसमें मुझे लग रहा है कि सोना 28,200 या उससे ऊपर जा सकता है। चांदी भी 41,000 या उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि 12 तारीख से लेके सोना चांदी में कुछ दिनों के लिए गिरावट शुरू होगा जी। तो 12 से 13 के बीच में अपना लॉन्ग पोजीशन आप काट लें और अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो 13 तारीख को थोड़ा आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद के जो सप्ताह हैं 16 और 17 तारीख वो मंदी के रहेंगे सोना चांदी के लिए। अब सोना चांदी के साथ साथ दर्शकों मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रो दुनिया ने अपने 2017 का एनुअल बुक जो है वो 6 जनवरी को लॉन्च कर दिया है। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पूरे दुनिया के बाज़ार के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे आपको मैं एक संकेत देना चाहता हूं कि इस वर्ष सोना चांदी में अच्छी तेज़ी का माहौल रहेगा, शेयर बाज़ारों में गिरावट रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका शक्कर, सोयाबीन, खाने के सभी तेलों में, कॉटन में इस साल बहुत हिस्टोरिक तेज़ी देखने को मिलेगा। अगर इस तेज़ी को आप जानना चाहते हैं कि कब खरीदें, कब बेचें और कब मुनाफा कमाएं, तो इसके लिए आप 2017 का बुक हमारा जो है एनुअल लेटर उसको पढ़ें और उसके लिए आप astrodunia.com पे लॉगिन करके उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस किताब में मैंने क्या दिया उसकी एक झलक मैं आपको देना चाहता हूँ, एक फ्री टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि नेचुरल गैस अभी 220 से 225 रुपये के बीच में घूम रहा है। फरवरी में मैं इसको 260 से 300 रुपये के बीच में जाता हुआ देख रहा हूँ और ये 210 रुपये के नीचे नहीं जाएगा। आप इसमें खरीद के मुनाफा कमा सकते हैं जी। तो करीब 40 से 60 रुपये का मुनाफा आ जाएगा आपको इसमें आने वाले 15 फरवरी के पहले
और इसमें जो तेज़ी शुरू होगी 9-10 तारीख से अच्छी तेज़ी शुरू हो जाएगी और 5-6 तारीख के बीच में नेचुरल गैस ने थोड़े समय का एक न्यूनतम स्तर बना लिया है जी। तो आप इसमें काम करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 2017 में हमने कैसे फ़ायदे के टिप्स दिए हैं। ये नेचुरल गैस में जब आप काम करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे प्रेडिक्शन कैसे हैं। तो साल 2017 की जो बुक है वो शेयर मार्केट का पूरा एक रिसर्च तैयार किया गया है। आप उस बुक के हिसाब से अपने बाजार की खरीदी को, बिक्री को अपने उन तारीखों के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। राजीव जी, 6 राशियां जो हमने पिछले सप्ताह छोड़ी थी कि जिनके बारे में आज हम जानेंगे, उन 6 राशियों के बारे में सबसे पहले मैंने पिछली बार एपिसोड में 6 राशियाँ आपको मेष से कन्या तक की बताई थी। फिर मैं आपको पुनः याद दिला दूँ, इस राशियों में इन राशियों के फल को निकालते वक्त मैंने सिर्फ आपके आर्थिक पक्ष और आपके कैरियर पॉइंट को ही व्यू किया है, क्योंकि मेरा क्षेत्र फाइनेंशियल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि, इस वर्ष जो तुला राशि के लोग हैं उनके लिए आपकी आर्थिक स्थिति जो 2017 में है मजबूत होगी। रेगुलर इनकम आपका होता रहेगा। आप इस वर्ष अपने काम धंधों के विस्तार के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं, जिसमें आगे जाके आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदने का योग इस वर्ष आपको है। स्टॉक मार्केट में इस वर्ष तुला राशि के लोग सावधानी से काम करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुला राशि के जातक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको इस वर्ष विशेष आमदनी का योग दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उनको इस वर्ष उन्नति के योग हैं। हाँ, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है या परेशानी हो सकती है। तो अदालती मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है जी। इसके बाद मैं आता हूँ वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है थोड़ी सावधानी का वर्ष है। इस वर्ष आप पैसे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन आपके सभी काम किसी न किसी तरीके से होते रहेंगे। अगर पार्टनरशिप के धंधे में हैं तो मुझे उसमें थोड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप के धंधे को बढ़ाने के लिए आप कर्ज भी लेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और लेकिन अपने बॉस और सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। कोर्ट केस में अगर आपका कोई चल रहा है तो यह वर्ष वो विजय का वर्ष है। पुराने विवाद खत्म होंगे और इसमें आप विजयी होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। थोड़ी सावधानी से खर्च करें और संभाल के इस वर्ष में चलें। बस किसी तरह आप काम निकालते रहेंगे, काम रुकेगा नहीं। व्यापार भी जो है आपका साधारण रहेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। किसी भी समय आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है इस वर्ष, इसलिए बहुत सावधानी से काम करें। नई पार्टनरशिप इस वर्ष ना करें जो लोग धनु राशि के लोग हैं। स्टॉक मार्केट से भी इस वर्ष आप दूर रहें तो बेहतर है। नौकरी में भी इस वर्ष कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अप्रत्याशित स्थानांतरण आपका हो सकता है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए वर्ष थोड़ा सा सतर्कता आपको जरूर बरतनी होगी, चाहे वो आप शेयर मार्केट में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी पेशा में हो। थोड़ी सी सावधानी आपको इस साल ज़रूर बरतनी है। और उसमें मैं कहूँगा कि अगर सावधानी बरतेंगे तो अपने नुकसान को काफ़ी कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष संतोषजनक है, अच्छा है। आपको पत्नी दोस्तों से लाभ मिलेगा। ज़मीन जायदाद से भी लाभ के योग दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी इस वर्ष आपको लाभ के योग हैं। व्यापार में भी आमदनी के योग हैं। नौकरी में भी जिस प्रमोशन का वेट आप कर रहे थे, प्रोन्नति का, वो इस वर्ष आपको मिल जाएगा। आपका ट्रांसफ़र भी, स्थानांतरण भी आपके मनपसंद जगह पे इस वर्ष होने का योग है। तो मकर राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा वर्ष मैं कहूँगा, इसका लाभ उठाएं, अधिक मेहनत करें। इसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर सभी राशियों में देखें तो इस वर्ष सबसे अच्छी राशि जो है वो कुंभ राशि है 2017 के लिए। आपको कई स्थानों से, कई क्षेत्रों से आमदनी के योग दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा स्रोत से आपको आमदनी होगी इस वर्ष। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी इस वर्ष, लेकिन कई कार्य रुकावटों के बाद होंगे। तो यह ध्यान रख के चलें कि जब भी कोई रुकावट आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका समय खराब है। इसका उसमें मेहनत ज़्यादा करें और निश्चित रूप से वो आपको लाभ देकर जाएगा। विदेश यात्रा के भी इस वर्ष योग दिखाई दे रहे हैं। और इस वर्ष कुल मिलाकर आपको, आपकी कुंडली को मैं देखूं कुंभ राशि वालों को, तो काफ़ी यात्राएं इस वर्ष इनको करनी पड़ेगी। यात्राओं के योग काफ़ी ज़्यादा हैं 2017 में जी। और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए बड़ी अच्छा माहौल बनेगा। प्रमोशन मिलेगा, बॉस से, सहकर्मियों से उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। इस वर्ष आप नए मकान भी ले सकते हैं, या मकान के स्थान में मुझे थोड़ा परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है।
लेकिन तो वो कुंभ सुखद राशि है। ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट मानकर ये चल सकते हैं कि कुंभ राशि के लिए ये पूरा साल जो है वो एक लॉटरी की तरह है। हर महीने कुछ न कुछ आपको पाने को मिलेगा, तो आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को बनाए रखें और उस अनुसार अपनी सफलता को ध्यान में रखें। अब अंतिम राशि मीन राशि की ओर चलते हैं। मीन राशि वालों को कहूँगा इस वर्ष जो भी कमाएं उसको इन्वेस्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि अचानक आपको खर्चे आएंगे। अगर आप सब खर्च कर देंगे तो उस खर्च को करने के लिए फिर आपको पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई राजीव प्रकाश जी ने कि मीन राशि वाले एक बात ध्यान रखें कि आप पूरे साल में जो भी कमाई कर रहे हैं इन्वेस्ट के तौर पर वो पैसा अलग से निकाल कर रखें, क्योंकि जब खर्चे आएंगे तब आपको इनकम के बारे में, तब आपको आपके जमा पैसे के बारे में सोचना होगा। तो ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कमाई कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा अपनी बचत की तरफ बढ़ाएं ताकि आगे इन्वेस्ट कर सकें। और आमदनी वैसे लगातार आपको साल भर ये देता रहेगा। पार्टनरशिप के धंधे में हैं तो वहाँ भी मुझे तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस वर्ष मीन राशि वालों के लिए सबसे जो विशेष पहलू है वो है कि एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर से आप बचें, अन्यथा आपको काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। खास करके महिलाओं से आप परेशानी हो सकती है, तो इस संबंध में आप सोच समझ के कोई कदम उठाएं। खास करके सितंबर से पहले मैं कहूँगा इस तरह की विवाद की स्थिति आ सकती है, तो अगर इस तरह का कोई रिलेशन में आप हैं तो बहुत सावधान हो जाएं। कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है तो उसको टालने का प्रयास करें, न तो इस वर्ष उसमें भी आपको परेशानी आ सकती है। तो ये थे इस टोटल 12 राशियाँ। राजीव जी, 12 राशियाँ हमने कंप्लीट कर ली। एक सवाल यहाँ आपके व्हाट्सएप पे पूछा गया था। नितिन हनुमंत भोर जो कि मुंबई से हैं, 12/12/1977 इनकी जन्म तारीख है, जन्म स्थान में इनका मुंबई है और जन्म समय है 5:15। ऐसे में इनका सवाल ये उठता है कि शादी कब होगी और करियर आगे ये किस तरफ ले जाए, ये सवाल। देखिए, ये जो नितिन जी आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन और धनु राशि की है। आपका सप्तम हाउस जो है वो दुखद है। सप्तमेश जो है अच्छी स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से विवाह में विलंब के योग आपके बने हैं। ऐसी कुंडलियों में अगर जल्दी विवाह हो जाता है तो ऐसे विवाह को मैंने सफल होते नहीं देखा है। अगर वो विवाह विलंब से होता है तो फिर वो सफल हो जाता है। इनका पहला प्रश्न था कि विवाह कब होगा, तो मैं कहूँगा इस वर्ष विवाह के मुझे योग दिखाई दे रहे हैं और अक्टूबर तक विवाह किसी भी समय आपका हो सकता है। दूसरा प्रश्न इनका था कि व्यापार कौन सा करें, तो मैं कहूँगा कि नितिन जी अभी समय थोड़ा आपका सुधर रहा है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वही करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कोई नया काम ना बढ़ाएं। वैसे आपके लिए जो सूटेबल काम है वो कमीशन एजेंट का है या कंसल्टेंसी का है, उसमें आप सफल रहेंगे। लेकिन मैं आपको अलग से एक सवाल आपको बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में राहु 11वें स्थान में है और 11वें स्थान का राहु आदमी को अपनी ज़िंदगी में विशेष रूप से आर्थिक रूप से बहुत ऊपर ले जाता है। बस अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। आपकी राहु की महादशा जो है 2019 जून से स्टार्ट हो रही है, जो 18 वर्षों की होगी। वहाँ से आपके जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन आते जाएंगे और आप अगर 2022 तक अपने जीवन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत सफल हो गए, काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें 2019 जून का, वहाँ से आपके जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आएगा और आपका गोल्डन योग वहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि राहु के चमत्कार की जो संभावना आगे बन रही है 2019 में, तो मेहनत अपनी जारी रखें और साथ ही साथ अपनी मेहनत के साथ अपनी सफलता को भी देखें। और आने वाला जो समय है, जो राहु की महादशा आने वाली है, उसमें एक ये कह सकते हैं कि अचानक से एक नया परिवर्तन होगा जो आपको 2022 तक महसूस होगा। राजीव जी, इन सब बातों के साथ दर्शक कई बार हमसे पूछते हैं कि बहुत मेहनत की जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, औरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे नौकरी हो। मेहनत के साथ साथ वो अपना दिमाग भी लगाते हैं, हर तरह से वो सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफलता अगर उन्हें हाथ लगती है तो असफलता से दुख भी होता है और दुख से कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो असफलताओं से दूर कैसे रहें और असफलता पाने पर अगर आपके पास असफलता उस समय आ चुकी है तो उस समय किस तरह का धैर्य रखें, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात देखिए विजय जी, जीवन में असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है आपकी असंतुष्टि, अपनी भावनाओं का कदर नहीं करना, अपनी रुचियों के विपरीत जाके काम करना।
जब इस तरह क्या होता है, जैसे किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, सोचिए कि आपकी रुचि है कि हम एक गायक बने और पता चला आप एक क्लर्क बन गए हैं, तो क्या हो रहा है कि अपनी रुचियों से आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय और आपके अंदर एक कमी हमेशा आपको याद दिलाती है कि मुझे तो गायक बनना था और मजबूरी में मैं क्लर्क बन गया हूँ। तो वो जो अंतर्द्वंद है अपने आप से, वो आपके काम में दिखने लगता है और वो धीरे धीरे इतना बढ़ता जाता है कि वो असफलता में परिवर्तित हो जाता है। आज देखिए, सभी लोग कहते हैं मैं दुखी हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। क्यों? तो असफलता की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ही आपने सोचा कि मेरे बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, बस असफलता यहाँ से आ गई, या कहें कि कमजोर ग्रहों ने अपना आधिपत्य आपके ऊपर ले लिया। उसी समय से एक सोच बनने लग जाती है, नेगेटिव सोच बनने लग जाती है। और क्या होता है, जब ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो आदमी इन असफलताओं से लड़ते लड़ते हारने लगता है, और जब हारने लगता है तो निराशा में कई गलत कदम उठाने लगता है। निराशा में, हताशा में आके फिर इसका क्या, और फिर क्या होता है कि वो मुस्कुराना भूल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्कुराना भूल जाता है, और इस परिस्थितियों में क्या होता है कि उसके दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूटने लगता है, उसके दुख बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर जब तक आप अपने भावनाओं का कद्र नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक आप मुस्कुराना नहीं सीखेंगे, है ना, तब तक आप असफलता को सफलता में नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही। तो मेरा मूल मंत्र है कि सबसे पहले आप मुस्कुराना सीखिए, अपनी इच्छाओं का कद्र करना सीखिए, अपनी भावनाओं को सम्मान दीजिए। तो जो बुरे ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे थे वो भी आपके मित्र हो जाएंगे। बिल्कुल। और आपकी असफलता भी आपसे दूर भागने लगेगी। गम में मुस्कुराकर परेशानियों से लड़ना सीखिए। उस समय आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अगर आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, या ये कहें कि अगर ग्रहों की चाल विपरीत है, तो थोड़ा आप देखिए, मैं आपको इसके लिए एक कहानी बताता हूँ। प्रतिदिन एक आदमी है, प्रतिदिन सूर्य उगता है, एक आदमी डेली उठता है, तैयार होता है, अपने ऑफिस या अपने कार्यस्थल की ओर चल पड़ता है। बिल्कुल। ट्रैफिक की भीड़ में उसको बहुत जल्दबाजी होती है अपने कार्यस्थल पे पहुंचने की, और इन गाड़ियों की भीड़ में बिल्कुल न अपने उस शरीर का परवाह करता है, न अपने मन का परवाह करता है, बिल्कुल जल्दी जल्दी में वो भागता रहता है। आपने देखा होगा सुबह की ट्रैफिक में हर कोई भाग रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है ना, और इतना जल्दी में होता है कि उसके सारे इमोशंस पीछे होते चले जाते हैं, और किसी दिन काम करने की नहीं इच्छा होती है तो भी मजबूरी में उसको करना पड़ता है। बिल्कुल। कई बार बॉस की डांट सुननी पड़ती है ना, बॉस की डांट सुननी पड़ती है। वो आदमी की इच्छा कुछ और है, कर कुछ और रहा है, जिससे क्या होता है वो जो कमी है उसके कामों में दिखने लगता है, काम की क्वालिटी पे दिखने लगता है, और मजबूरी में समझौता करके करना वो क्या चाहता था और क्या कर रहा है। तो होता क्या है, इस चक्कर में आदमी मशीन बन जाता है। आज लगभग 80% आदमी मशीन बन चुका है, एक मशीनी ज़िंदगी जी रहा है। और फिर क्या होता है, जब ये तनाव बढ़ता जाता है तो ये तनाव का भड़ास क्या करता है, वो अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, अपने नज़दीकी लोगों पे निकालने लगता है, या किसी और पर, क्योंकि वो मशीन बन चुका है, उसकी सारी जो संवेदनाएं थी वो ख़त्म हो चुकी है। और इस तरह ज़िंदगी बीतती चली जाती है, और एक दिन उसको पता चलता है कि उसके रिटायर होने की उम्र आ गई। सही कहा। ज़िंदगी चलती जाती है और एक दिन पता चलता है कि उसके रिटायर होने की उम्र आ गई। तब वो सोचता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने क्या किया, अपने लिए क्या किया। सही कहा। वो अपने आप से पूछता है कि मैंने अपने लिए क्या किया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफलता की सीढ़ी पर अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ करें,
ऐसा काम करें जिसमें आपकी रुचि हो, ऐसा काम करें जिसमें आपको मन लगता हो। भले उसमें थोड़ी शुरू में आमदनी कम हो, लेकिन जब मन लगा के अपने इच्छाओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार जब आप काम करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा और वो प्रसन्नता आपके काम पे दिखेगी, जिससे क्या होगा कि आपके काम में निखार आने लगेगा और धीरे धीरे आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे। लोग कहते हैं कि ग्रह खराब हो जाते हैं इसलिए नुकसान होता है, हर ज्योतिषी कहता है। मैं एक अलग बात कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ग्रहों को देवता का दर्जा दिया गया है, देवतुल्य हैं। तो देवता खराब कैसे हो सकता है? देवता खराब नहीं हो सकता। इसको आप यूँ समझिए विजय जी कि एक आदमी बड़ा टेंशन में मुंह लटका के बैठा हुआ है, आपकी इच्छा नहीं होगी उससे जाके बात करने की, है ना, कभी नहीं होगी। लेकिन एक आदमी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आपके सामने है, आपकी इच्छा होगी उससे बात करने की। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेहरे देखकर ये लगता है कि इनसे बात की जाए, कुछ चेहरे या कुछ लोगों से मिलकर लगता है कि कब इनसे दूर चले जाएं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छाओं का सम्मान कीजिए, अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए, अपनी रुचियों का सम्मान कीजिए और तब काम कीजिए। तो सारे ग्रह भी आपके साथ हैं और सारे लोग भी आपके साथ हैं, समाज भी आपके साथ है। और फिर रिटायरमेंट की एज में तो आपको लगेगा कि आपने अपने लिए कुछ किया है, अपनी ज़िंदगी को जिया है, मशीन की ज़िंदगी नहीं जिया है। राजीव जी, ये अक्सर बात कही जाती है कि अवसाद में हैं, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई या बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। आखिर ग्रहों के चाल के हिसाब से बात की जाए तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो इस तरह देखिए के अवसाद क्या में होता है कि सभी ग्रह अच्छे होते हैं, सभी ग्रह खराब होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में किस तरीके से बैठे हुए हैं। जैसे कोई ग्रह नीच का बैठा है, पीड़ित है, तो वो अपना स्वभाव जो है वो आपको देता है। कोई ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का है, स्वगृह राशि में है, तो उस तरीके से कि पॉजिटिव स्वभाव आपके अंदर में देता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रह, जिस तरह के ग्रह आपके कुंडली में बैठे हुए हैं उस तरह का स्वभाव वो आपके अंदर जनरेट करता है और उस तरह से आप काम करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ज्योतिष एक माध्यम है ये जानने का कि मेरे ग्रह कैसे हैं, और इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप काम को देख के अंदाज लगा लीजिए कि अगर आपके काम में खालीपन आ रहा है, आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो समझिए कि आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं है। और इसको बदलने के लिए फिर मैं वही कहूँगा कि एक बड़े आदमकद आईने के सामने आप बैठ जाइए और अपने चेहरे को देखकर आत्मसम्मोहन कीजिए। और जब अपने चेहरे को देख के आप आत्मसम्मोहन करेंगे तो आपकी चीज़ें जो गलत हुई हैं, जो आप अपने जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करें, हाँ अध्ययन करेंगे, तो जो गलतियां आपसे हुई हैं वो आपको दिखने लग जाएगी उस आईने के अंदर में। और जब आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा, वैसी स्थिति में आप उन गलतियों को सुधारेंगे। और जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ आने लगेगा। यही है सफलता असफलता। और मैं यही कहूँगा हर लोगों को कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी की सफलता का जो मूल मंत्र है वो है मुस्कुराहट। आप जितना मुस्कुराएंगे उतनी सफलता आपके सामने आएगी, है ना। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा ऐसे लोगों से जो असफल होते हैं। इन पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम को ख़त्म कर रहे हैं कि मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होने के साथ ही आ जाता है। राजीव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम में कि जो पिछले सप्ताह, जो आने वाला सप्ताह हमारे साथ आने वाला है, उस पर हम किस विषय पर बात करें ताकि दर्शक उस पर मैं बात करूंगा कि एक तो जो अगला सप्ताह है उसमें हम थोड़ा एग्रो कमोडिटी के बारे में आउटलुक देंगे
खास करके शक्कर, सोयाबीन, जी खाने के तेल, कॉटन की इस वर्ष में इनका टॉप कब बनेगा, जी ये हिस्टोरिक हाई कब बनाएंगे, एक संकेत दोस्तों मैं आपको दे दूंगा। दूसरा, 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जी कैसा होगा ट्रंप के बाद का अमेरिका, उस पर हम अमेरिका की कुंडली जिस का, पर पूरे विश्व की निगाह टिकी हुई है। हाँ, विश्व की निगाह टिकी हुई है, उस पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगला वर्ष हम आएंगे कैरियर का चुनाव कैसे करें, क्योंकि ये एक जीवन का मूलभूत बिंदु है। हर आदमी इस परेशानी में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका चुनाव आप कैसे करें कि कौन सा कैरियर आपके लिए उपयुक्त है और उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो आप कैसे समझें। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से आपको आने वाले समय में काम करना है। राशियों के बारे में आपने जाना, अगले सप्ताह हम किस टॉपिक पर बात करेंगे ये भी आपने जाना। और साथ ही साथ एस्ट्रो दुनिया में हमेशा से राजीव जी ये कहते आए हैं कि आप ग्रहों के वो फल पर ध्यान नहीं देते, ग्रहों के उपचार पर ध्यान नहीं देते, वो सीधा आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों पर बात करते हैं। तो लगातार एस्ट्रो दुनिया में हम भविष्य के साथ साथ मार्केट पर भी नज़र रखते हैं। तो लगातार आप हमारा शो देखते रहिए। अगले सप्ताह भी हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।